वापस लौट रही थी। उसको राधा के वापस आने की सूचना रात को ही मिल चुकी थी। साथ ही इस बात की भनक भी मिल गई थी कि लड़के ने राधा को पसंद कर लिया है और राधा ने भी अपने विवाह की स्वीकृति दे दी है। उसको लगा था कि इस स्वीकृति ने न केवल उसके साथ अन्याय ही किया है बल्कि उसके भविष्य को भी तहस-नहस कर डाला है। काजल राधा से 3 वर्ष बड़ी थी, लेकिन राधा अपने स्वभाव, रूप एवं गुणों के कारण उससे कहीं बढ़कर थी। वह एक स्कूल में अध्यापिका थी। विवाह में देरी होने के कारण काजल का स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। उनके पिता दोनों बेटियों के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। इसलिए बड़े बेटों को भी उन्होंने विवाह की आज्ञा नहीं दी थी। उन्हें भय था कि बेटा अपने विवाह के बाद युवा बहनों के विवाह में दिलचस्पी ही नहीं लेंगे। पिता पुत्र आए दिन अखबार में काजल के विवाह के लिए विज्ञापन देते रहते। कभी काजल के माता पिता, कभी काजल स्वयं लड़के को और कभी काजल को लड़के वाले नापसंद कर जाते और बात वहीं की वहीं रह जाती। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए, लेकिन काजल का विवाह तय नहीं हो पाया। वह अब पड़ोस में जाकर राधा की बुराइयां करने लगी थी। एक दिन काजल सामने वाली रमा दीदी के घर जाकर रोने लगी। दीदी, मेरे लिए जितने भी अच्छे रिश्ते आते हैं वे सब मुझे ठुकरा कर राधा को पसंद कर लेते हैं, इसलिए मुझे राधा की शक्ल से भी नफरत हो गई है। मैंने भी पक्का फैसला कर रखा है कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा मैं राधा का विवाह भी नहीं होने दूंगी। रमा दीदी काजल को समझाने लगी, यदि तुम्हारे विवाह से पहले राधा का विवाह हो भी जाए तो क्या हर्ज है? शायद राधा की ससुराल की रिश्तेदारी में तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा वर मिल जाए। ऐसे जिद करके राधा का जीवन बर्बाद करना उचित नहीं। लेकिन काजल का एक ही तर्क था, जब मैं बर्बाद हो ही रही हूँ तो दूसरों को क्यों आबाद होने दूँ। 2-3 वर्ष तक लाख जतन करने के बाद भी जब काजल का विवाह निश्चित नहीं हुआ तो वह काफी हद तक निराश हो गई थी। राधा अध्यापन कार्य करने के पश्चात शाम को घर पर भी ट्यूशन पढ़ाकर अपने आप को व्यस्त रखती। काजल सुबह से शाम तक माँ के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में उलझी रहती। वह यह भी भूल गई थी कि अधिक पकवान, चाट पकौड़ी खाने से उसका शरीर डबल होता जा रहा था। लोग काजल को देखकर हंसते तो वह फुटकर कहती, बाप की कमाई खा रही हूँ, जलते हो तो जलो, लेकिन मेरी सेहत पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। पिता ने हार कर अपने दोनों बड़े बेटे की शादियां कर दी थी। बड़े बेटे का एक मित्र अमर उनके परिवार का बड़ा ही हिसैती था। उसने राधा से शादी करने के लिए अपने एक अधीनस्थ सहयोगी को राजी कर लिया था। अमर ने राधा के पिता से कहा, चाचा जी, आप चाहे तो राधा का रिश्ता आज ही तय कर देते हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, राधा तुम्हारी अपनी बहन है। मैं कल ही किसी बहाने राधा को तुम्हारे साथ पुणे भेज दूंगा। क्योंकि अमर का परिवार भी पुणे में रहता था, इसलिए राधा के बड़े भाई और अमर के परिवार के लोगों ने ज्यादा शोर किए बगैर राधा के शगुन की रस्म अदा कर दी। विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। दिल्ली में काजल को इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया था। घर में सारे कार्य गुप्त रूप से किए जा रहे थे ताकि काजल किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर सके। अचानक एक दिन काजल को एक पत्र बरामदे में पड़ा हुआ मिला। वह उत्सुकतावश पत्र को एक सांस में ही पढ़ गई। पत्र के अंत में लिखा था, राधा की सगाई की रस्म के लिए हम लोग रविवार को 5 बजे पहुंच रहे हैं। पढ़ते ही काजल के मन में जैसे हजारों बिच्छू डंक मार गए। उससे झूठ बोला गया कि पुणे में अमर के बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से राधा को वहां भेजा गया था। उसे लगा कि इस घर में सब लोग बहुत ही स्वार्थी है। उसने पत्र से पुणे का पता डायरी में लिखा और पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। 2 दिन के पश्चात लड़के के पिता के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, राधा मंगली लड़की है, यदि इससे आपने अपने बेटे का विवाह किया तो लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। पत्र पढ़ते ही उस परिवार में शमशान जैसी खामोशी छा गई। वे लोग सीधे अमर के घर पहुंच गए। लड़के के पिता गुस्से से बोले, आप जानते थे कि लड़की मंगली है, फिर आपने हमारे परिवार को ही बर्बाद करने का क्यों निश्चय किया? मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। अमर ने उन लोगों को समझाने की काफी कोशिश किया, लेकिन बिगड़ी बात सवर न सकी। दिल्ली से काजल के बड़े भाई को पुणे बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया गया। पत्र देखने पर पता चला कि यह काजल की लिखावट नहीं है। उसके पास तो पुणे का पता ही नहीं था और न ही राधा के रिश्ते की बात की उसे कोई जानकारी थी। दिल्ली आने पर बड़े भैया उदास एवं दुखी थे। काजल से इस बात की चर्चा करना बेकार था। घर आकर वातावरण एक बार फिर खामोश हो चुका था। रमा दीदी की बड़ी लड़की मेघा काजल से सिलाई सीखने आती थी। एक दिन कहने लगी, काजल दीदी, आपने जो चिट्ठी किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखवाई थी उसका क्या हुआ? राधा के कानों में इस बात की भनक पड़ गई और वह झटपट माँ और भाई को बताने भाग गई। 2 दिन बाद काजल की माँ ने रमा के घर जाकर मेघा से सारी बात उगलवा ली कि काजल दीदी ने ही अमर भाई साहब के रिश्तेदारों को तंग करने के लिए उससे चिट्ठी लिखवाई थी। राधा और काजल में बोलचाल बंद हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे घर का वातावरण सामान्य हो गया। काजल और राधा चुपचाप अपने अपने कामों में लगी रहती। राधा स्कूल जाती और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाती। काजल उसे अच्छे अच्छे कपड़ों जेवरों में देखकर कुड़ती और फिर उसका गुस्सा
उतरता अपनी भाभीयों तथा बूढ़े पिता पर। मैं पैदा ही तुम्हारी गुलामी करने के लिए हुई थी। क्यों नहीं रख लेते मेरे स्थान पर एक बाई? स्कूल की अध्यापिकाएं राधा को समझाती। अभी समय है, यदि कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले तो तुम स्वयं ही कोशिश करके विवाह कर लो। राधा की एक सखी ने अपने ममेरे भाई के लिए उसे राजी कर लिया था और उसके साथ स्वयं कोलकाता जाकर उसका विवाह तय कर आई थी। राधा की शादी की बात काजल को बता दी गई थी। काजल ने केवल एक ही शर्त रखी थी, राधा की शादी में जितना खर्च होगा उससे दोगुना धन मेरे नाम से बैंक में जमा कर दो, ताकि मैं अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाऊं। विवाह का दिन नजदीक आता जा रहा था। बाहरी रूप से काजल एकदम सामान्य दिखाई दे रही थी। पिता ने मोटी रकम काजल के बैंक में जमा करवा दी थी। राधा को उपहार देने के लिए काजल ने अपने विवाह के लिए रखी हुई 2 बेहद सुंदर साड़ियां निकाल लिया था। राधा के विवाह का दिन आ गया। काजल सुबह से ही भागदौड़ में लगी थी। घर मेहमानों से खचाखच भरा था, इसलिए दहेज के सामान का कमरा ऊपर की मंजिल पर निश्चित हुआ था और विदा से पूर्व दूल्हा दुल्हन उसमें आराम भी कर सकते थे। उस कमरे की चाबी राधा की बड़ी भाभी को दे दी गई थी। काजल ने सामान्य सा सूट पहन रखा था। उसकी माँ ने 2-3 बार गुस्से में उसे डांटा भी। आज भी ढंग के कपड़े नहीं पहने तो फिर 4 सूट बनवाने की जरूरत ही क्या थी? काजल ने पलटकर जवाब दिया, अब सूट बदलने का क्या फायदा? मुझे कई काम निपटाने हैं। माँ बड़ी खुश हुई कि इसके मन में कोई मलाल नहीं, बेचारी कितनी भागदौड़ कर रही है। काजल अपने कमरे में बार बार आ जा रही थी। भाभी समझ रही थी कि शायद माँ उसे ऊपर काम के लिए भेज रही है। दरअसल काजल अपने दहेज के लिए सहेज कर रखी हुई सब चीज़ों को छिपा छिपा कर बांध रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने जेवर भी डब्बों में बंद कर दिए थे। बारात आने में केवल 1 घंटा बाकी रह गया था। राधा को मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर भेज दिया गया था और काजल घर में ही अपने आप को बढ़िया सूट पहना और श्रृंगार करके पंडाल में पहुंच गई। सब रिश्तेदारों से हंस हंस कर बतियाती रही। निश्चित समय पर बारात आई तो बड़े चाव से काजल राधा को जयमाला के लिए मंच पर ले गई। इसके बाद काजल किसी बहाने से भाभी से चाबी लेकर पंडाल से खिसक गई। बारात ने खाना खा लिया तो घर के लोग भी खाना खाने में व्यस्त हो गए। अचानक बड़ी भाभी को ख्याल आया कि काजल ने अभी खाना नहीं खाया। उसे बुलवाने किसी बच्चे को भेजा तो पता चला कि काजल ऊपर वाला कमरा ठीक कर रही है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। काफी देर बाद भी काजल नीचे नहीं उतरी तो माँ स्वयं उसे बुलाने ऊपर पहुंच गई। तब काजल ने कहा, मैं दूल्हा दुल्हन का कमरा ठीक कर रही हूँ, 5 मिनट का काम बाकी है। माँ और दूसरे लोग नीचे फेरों की तैयारी में व्यस्त हो गए। रात 2 बजे तक फेरे भी पूरे हो चुके थे, लेकिन काजल नीचे नहीं आई थी। घर के लोग डर रहे थे कि बार बार बुलाने से शायद वह गुस्सा न कर बैठे और बात बाहर के लोगों में फैल जाए, इसलिए सभी अपने आप को काबू में रखे हुए थे। दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए भेजा जाने लगा तो भाभी ने सोचा कि पहले वह जाकर कमरा देख ले। जैसे ही भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने बिस्तर पर फूल इत्यादि बिखरे पड़े थे, साथ ही एक लिफाफा भी रखा हुआ था। पत्र राधा के नाम था। प्रिय राधा, मैंने अपनी सभी प्यारी चीजें तुम्हारे विवाह के लिए बांध दी है। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, पैसा भी पिताजी को लौटा रही हूँ, केवल मैं अकेली ही जा रही हूँ। पूजा भाभी ने पत्र पढ़ लिया, लेकिन उसे किसी को भी नहीं दिखाया और वापस आकर दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए उस कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद अचानक ही राधा भाभी से पूछ बैठी, भाभी जी, काजल दिखाई नहीं दे रही, क्या सो गई है? भाभी ने कहा, हाँ, मैंने ही सिर दर्द की गोली देकर उसे अपने कमरे में भिजवा दिया है, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगी। भाभी दौड़कर पति के पास पहुंची और उन्हें छिपाकर पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर उन्हें पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आने लगी। बड़े भैया सोचने लगे कि अगर माता पिता से बात की तो वे लोग घबरा कर कहीं शोर न मचा दे। अभी तो राधा की विदाई भी नहीं हुई। भैया भाभी ने सलाह की कि विदा तक कोई बहाना बनाकर इस बात को छिपाना ही होगा। विदाई की सभी रस्में पूरी की जा रही थी कि माँ ने 2-3 बार काजल को आवाज लगाई, लेकिन भैया ने बात को संभाल लिया और माँ चुप रह गई। सुबह 7 बजे बारात विदा हो गई। राधा ने सबसे गले मिलते हुए काजल के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, सो रही है, कल शाम को तेरे घर पार्टी में हम सब पहुंच ही रहे हैं, फिर मिल लेना। बारात के विदा होने के बाद अधिकांश मेहमान भी जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए। 10 बजे के लगभग बड़े भैया पिताजी को सही बात बताने को साहस जुटा ही रहे थे कि सामने वाली रमा दीदी का नौकर आया। भाभी जी, मालकिन बुला रही है, जल्दी आइए। भाभी और भैया दौड़कर वहां पहुंचे। वहां रमा दीदी और उनके पति गुमसुम खड़े थे। पास ही जमीन पर कोई चीज ढकी पड़ी थी। रमा तो सदमे से बुत ही बनी खड़ी थी। उनके पति ने बताया कि नौकर छत पर कपड़े डालने आया तो काजल को एक कोने में लेटा देखकर घबराकर नीचे दौड़ा आया और उसने बताया कि काजल दीदी ऊपर सो रही है, लेकिन यहाँ आकर कुछ और ही देखा। बड़े भैया ने काजल के ऊपर से चादर हटा दी। उसने कोई जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। समीप ही एक पत्र भी पड़ा हुआ था, लिखा था, पिताजी, जब तक आपके पास यह पत्र पहुंचेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। हे राधा को तो आपने केवल विदा ही किया है, लेकिन मैं आपको अलविदा कह रही हूँ। मैं राधा के विवाह में सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए मेरी विदाई में उसे न बुलाया जाए। आपकी बेटी काजल, माँ बाप और भाइयों को दुख था कि काजल को पालने में उनसे कहीं गलती हो गई थी, जिससे वह इतनी संवेदनशील और जिद्दी हो गई थी और अपनी छोटी बहन से ही जलने लगी थी।
उन्हें लगा कि अगर वे कहीं सख्ती से पेश आते तो शायद बात इतनी न बिगड़ती। काजल न केवल बहन से ही बल्कि पूरे घर से ही कट गई थी। जिस लड़की ने जीते जी उनकी शांति भंग कर रखी थी, उसने मृत्यु के बाद भी कैसा अवसाद भर दिया था उन सबके जीवन